तो भर्ती पर सियासत तेज हो रही है और एक खुशखबरी है या फिर चोट गहरी है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा देती हूं। रविंद्र वाल्मीकि प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, बहुत स्वागत है आपका सर। शिषपाल बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो क्योंकि सरकार आपकी है राज्य में, तो सवाल भी सबसे पहले आपसे ही होगा रविंद्र जी। हम लोग कभी भी किसी को कोई सामान देते हैं तो तभी देते हैं, उसी स्थिति में देते हैं जब वो सामान हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो, लेकिन ऐसी स्थिति उत्तराखंड में तो नहीं है। उत्तराखंड तो पलायन की मार झेल रहा है। 42% युवा ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रोजगार को लेकर जहां लगातार मांग की जा रही है युवा की तरफ से, उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा। रविंद्र जी देखिए, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने इस प्रदेश के लिए जो कार्य किए हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। चाहे युवाओं को रोजगार को देने की बात हो, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात हो, इस तरीके के जो है प्राइवेट कंपनियों को लाने की हो जो रोजगार दे सके, तो ये तमाम ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करने का जिस प्रकार से अवसर पैदा किए हैं इस प्रदेश के लिए, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और दूसरी बात आपने कही कि पलायन को लेके, मैं एक बात आपको कह दूं कि अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट है, 10 साल और के आंकड़े अगर पिछले आप निकालेंगे, बिल्कुल और अभी के निकालेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और अगर मैं ये कहूं कि पलायन बिल्कुल बंद हो गया, तो ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर पलायन भी हुआ है तो जहां पहले पूर्ववर्ती सरकारों में पलायन होके सीधा बेंगलोर रुकता था, चंडीगढ़ रुकता था, दिल्ली रुकता था, कर्नाटक रुकता था, बिहार रुकता था, पंजाब रुकता था, आज युवा हमारे प्रदेश का पलायन अपने ही अन्य जिलों के अंदर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पलायन बिल्कुल रुक गया, हाँ, लेकिन पलायन ना हो उसके ऊपर पलायन आयोग भी बनाया गया, पलायन आयोग अपना कार्य भी कर रहा है, और इस तरीके के अवसर पहाड़ों पे पैदा की जा रहे हैं। देखिए, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश की जो रेलवे लाइन है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसकी धुरी बनेगी। जिस प्रकार से रोडों की कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, तो ये रोजगार के नए अवसर पैदा करने की। पलायन खत्म नहीं हुआ है, रोजगार एक अहम मुद्दा होती है। जब कोई एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, देश जाता है, तो पलायन रुकेगा। अगर रुकती है तभी आप रोजगार देंगे ना, लेकिन अभी तो आपके ही प्रदेश में रोजगार की कमी है, रोजगार के चलते ही युवा पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में सोचना चाहिए कि पहले अपने जो राज्य में जो युवा है उनको मुहैया कराई जाए सरकारी नौकरी, उसके बाद किसी और का सोचेंगे ना। नहीं, बिल्कुल जी, देखो, मैं बिल्कुल इसी और आपकी बात को वो दे रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ मान लीजिए आप अगर यहाँ पे देहरादून जैसे क्षेत्र में जी अगर कोई प्रोडक्शन बनाना होता या कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे होती, तो उसे अपने माल को यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है जी, वहां तक पहुंचने में जहां 2014 से पहले 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, आज कनेक्टिंग होने की वजह से 4 घंटे लगते हैं। यही टाट मंदिर पे अभी 2016 से पहले 100 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की सुरंग थी, आज 3-3 सुरंग नई बन के तैयार है वहां पे, जिससे 2 सुरंगों में कनेक्टिविटी हो गई है। 1-2.5 घंटे में दिल्ली तक का। तो आप बताइए ना, कहां से आता कोई यहाँ पे? अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो पहाड़ के बाद फिर दूसरा देश लग जाता है। नहीं, बिल्कुल रविंद्र जी, प्रोडक्शन बनेगा, बिल्कुल विकास की राह पर तो है ही उत्तराखंड, तो देखिए, कोई भी संदेह तो नहीं कर रहा, लेकिन सौतेला व्यवहार करने का आरोप तो कांग्रेस लगा रही है, रोजगार को लेकर ही तो लगा रही है ना। तो देखिए, कांग्रेस का काम है, वो कुछ भी कह सकती है। जिस प्रकार से एमएसएमई के अवसर बढ़ाया, लोगों युवाओं को स्किल्ड करने की ओर अग्रसर किया है, इजी लोन, इजी बैंकिंग सिस्टम बनाया है, तो ऐसा नहीं है। स्वराज के सब रोजगार के भी अवसर बहुत पड़े। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिल्कुल दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रदेश में रहने वाला युवा सेना में और बेहतरीन जो है वफादारी के साथ काम करने के लिए मशहूर है। अगर आप 2014 से पहले जब मसूरी जाते थे ना, मैं एक आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो रास्ते में छोटे छोटे
ढाबे लगते थे जी जो 5 साढ़े 5 बजे बंद कर दिए जाते थे। जी आज आप देखेंगे लाइन आने के बाद, बिजली आने के बाद, सोलर लाइट आने के बाद 10-10, 11-11 बजे तक वो रेस्टोरेंट आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल ये रोजगार के अवसर बढ़े, जहां पहले 5 बजे 4 बजे बंद हो जाते। ठीक है शिषपाल जी। ये सब रोजगार है जो युवा पहले भी कर रहा है, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं ठीक है सरकार ने काम किया। जी बिल्कुल सही। शिषपाल जी, आप लोग सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। 2017 से पहले की तस्वीरें देख लीजिए और अब की तस्वीरें देख लीजिए, बदल गई है तस्वीरें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं वो कितना सही है? और खास तौर पर उस वक्त की स्थिति जब रोजगार के लिए लोग पलायन करते थे और अब प्रदेश सरकार लोगों को भी रोजगार, अन्य राज्य को रोजगार मुहैया करा रही है, तो सौतेला कहां से? देखिए सुरुचि जी, अगर आपको राज्य निर्माण का इतिहास पता हो तो राज्य निर्माण की लड़ाई यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ की जनता ने इसीलिए लड़ी थी कि हम विकास के मामले में पिछड़ रहे थे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। और आज राज्य निर्माण के इतने वर्षों बाद भी बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी नौकरियां बेची जा रही है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और अब तो सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि केंद्र की सेवाओं में जो लोग भी यहाँ है, किसी भी राज्य के हैं, वो यहाँ की जो है नौकरियों में उनके बच्चे आवेदन कर सकते हैं। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही कि 270 लोग प्रतिदिन जो है पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएंगे? सेना में जाते थे, ले दे करके वहां पे आप अग्निवीर योजना लेकर के आगे गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोलखार रेजिमेंट का घर है ये, आपने वहां भी बेरोजगारों के भविष्य पे डाका डाल दिया। अब रही सही जो शिषपाल जी, मैं आपको भी आंकड़े दे देती हूँ। लोगों को आमंत्रित करेंगे। 2010 में 5 लाख युवा पलायन करते हैं रोजगार के चलते, और उसके बाद जब 2016 और 2015 के बीच आपकी सरकार थी तो कितने लोग पलायन करते पता है आपको? 5 साल में ये जो आंकड़े हैं दोगुने हो जाते हैं। 9.38 लाख लोग पलायन करते हैं, आंकड़े व्यतीत करते हैं। पलायन की जो तस्वीरें हैं वो बदल गई है। नहीं, देखिए सुरुचि जी, आप सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए, आप उत्तराखंड के गांव में जाइए, दूर दराज में पूछिए ना क्या हाल है। ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी है और सरकार जो रिवर्स माइग्रेशन के झूठे दावे करती है, लोग यहाँ आकर के साल भर अपने जूते चप्पल घिस करके निराश होकर के वापस जा चुके हैं। जो मैंने आंकड़े आपको बताया ना शिषपाल जी, जो मैंने आपको भी आंकड़े दिए ना, वो आंकड़े आपकी ही सरकार के, आपके ही समय के हैं, जब दोगुनी हो गई थी 5 साल में पलायन की स्थिति। ध्यान दीजिए सुरुचि जी, हम सूचना विभागीय सरकार के आंकड़ों पे नहीं जा रहे। हमारे बेरोजगार से पूछे ना कितना रोजगार मिला। हर घर में बेरोजगारों की फौज है और आप जो है राज्य के बेरोजगार नौजवान के रोजगार पे डाका डालने वाले फैसले कर रहे हैं, तो ये सरकार कहाँ जाएगी? इसका तो पुरजोर विरोध होगा और बड़े आंदोलन के लिए इसको तैयार रहना चाहिए। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। जो अध्याचन हरीश रावत जी की सरकार करके गई थी, 28,000 अध्याचन, 32,500 भर्तियां, वो 28,000 अध्याचन आज 7 सालों के बाद भी आप जो है उनको नियुक्तियां नहीं दे सके और आप कह रहे कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दे दिए। तो कहाँ दे दिए भाई? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हर घर में बेरोजगारों की फौज क्यों है? वाल्मीकि जी, धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? जवाब दीजिए। घर घर में फौज है बेरोजगारी की, मैं इसके बाद आपको काउंटर भी दूंगी। देखिए ऐसा है कि सबसे ज्यादा तो जनता ने बेरोजगार इनके नेता को इन्हें किया हुआ है। इनको रोजगार का अवसर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जो दलाली का सबसे बड़ा रोजगार मानते थे इनके नेता, जहां बड़े बड़े स्कैम, जवाई स्कैम तक होते थे, जिसे रोजगार का सबसे बड़ा अवसर मानते थे, वो रोजगार वाकई में जनता ने भी बंद कर दिया और हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल पक्के तरीके से बंद हो गया और ये चालू भी नहीं होगा। रही बात इस चीज की कि युवाओं के पलायन की या युवाओं के रोजगार की, तो मैं आज फेसबुक के माध्यम से देख रहा था, उत्तरकाशी में बटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तमाम युवा बड़ी संख्या में वहां जो है फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी कुछ मित्र मेरे वहां से जुड़े हुए हैं। तो एक उत्तरकाशी का जगह पड़ती है, उस जगह पे ये फेस्टिवल चल रहा है। तो ये देखिए, इनको किसी भी प्रकार की इस राज्य को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, इसकी छवि को धूमिल करना, ये कांग्रेस की नीयत बन गया है, नीति बन गया है।
और इनके राष्ट्रीय नेता देश को शिवपाल जी, बदनाम बताइए। करने की नीति पे काम करते हैं। अपनी और नीयत प्रदेश को ही के क्लियर कर नेता लीजिए। प्रदेश ये के नीति की नेता बात तो प्रदेश जनता की करेगी। छवि को खराब करेंगे। देखिए सुरुचि जी, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी तक की डिबेट में इस पे जवाब नहीं दिया कि ये जो आप केंद्र की फोर्सेस के लोगों को राज्य में अवसर देंगे नौकरियों में, उनके बच्चों को, और हमारे बेरोजगार नौजवान कहा जाएंगे, ये फैसला जवाब देखिए कम से कम कर्नाटक की तरह मुस्लिम आरक्षण देने का काम नहीं कर रहे। फेस्टिवल तो पहले से होता रहा है और भ्रष्टाचार पर आपको बोलने का क्या अधिकार है? जिस प्रकार से कर्नाटक में हो, जो है आंध्र में हो, वो आरक्षण को कोटे को काट के घोटाला जो है अल्पसंख्यक वर्ग को देने की जिस प्रकार से तैयारी करी थी, कम से कम इस प्रदेश में नहीं होने वाला। ऐसा यही आपके लिए उत्तराखंड में यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ रोजगार उसी को होगा जो काबिल होगा, और आपको रोजगार बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जो दलाली का सबसे बड़ा रोजगार आपका होता था कांग्रेस का, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप समझिए सबसे बड़ा है ना कंपनी हुआ करती थी दलाली है, वो जरूर बंद हो गई। बलात्कार आगे भी बन रहे। उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ जिस तरीके से जघन्य वारदात हुई, शर्म आनी चाहिए इनको। उसके पिता आज भी कह रहे हैं कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो सुरक्षा के मामले में, रोजगार के मामले, विकास के मामले, हर मामले में फेल है और आपको हर मामले में कांग्रेस का दोष नजर आता है। ये आप भूल जाते हैं कि 7 साल से ज्यादा समय हो गया आपकी सरकार इस प्रदेश में, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। शिवपाल जी, ठीक है, बहस रोजगार को लेकर है, भी रोजगार के मुद्दे पे ही बात करते हैं तो बेहतर होगा। हमारे साथ जय सिंह रावत भी मौजूद है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये रोजगार को लेकर ये जो फैसला लिया, इसका असर युवाओं पर किस तरीके से होगा, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में? जय सिंह जी, पहली बात यह है, डिबेट काहे पर बुलाई आपने और काहे पर बहस हो रही है, एक। दूसरा, मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? मुझे कब से जो इश्यूज पर बात ही नहीं हो रही है जी। मैंने वही कहा कि इशू, सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की सरकार ये सब कर सकती है? ये संवैधानिक इशू है। संविधान का भाग 3 जी, आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट है। वो कहता है रोजगार की समानता होती है, रोजगार की समानता, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वो कहता है लिंग, स्थान, मूल, किसी भी, उसका आर्टिकल 16 का भाग 2 उसका सब सेक्शन 2 कहता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद है इसी का सब सेक्शन 3 कहता है कि अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, उनको प्रेफरेंस दी जा सकती। क्या उत्तराखंड की सरकार को ये अधिकार है कि वो बाहरी लोगों को रोजगार करने से रोक दे? ये तो फंडामेंटल राइट, अगर ऐसा किया गया है जी, तो असंवैधानिक था। और अगर ऐसा करने के बाद एक करेक्शन केवल उनको ही दे रहे हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, वही तो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि जो बाहर के ठेकेदार आते हैं, जो बाहर के नौकरशाह आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, वो अपनी सिफारिश कराने के लिए यहाँ ले आते हैं। ये किसके लिए खोला गया है? उसके लिए खोला गया है जो बाहर का IAS होगा, जो जिसके नौकर चाकर रिश्तेदार होंगे, यहाँ नौकरियां दिला देंगे। यही तो मूल निवास की बात क्यों उठ रही है यहाँ पर? इसलिए उठ रही कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रभावशाली लोग आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन आते हैं और राजनीतिक दलों के इंचार्ज आते हैं। वो कहते हैं यार जो है सब अपने मंत्रियों को, यार हमारा कोई आदमी एडजस्ट कर दो। उसका यहाँ विरोध हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की सरकार दरोगा के, सब इंस्पेक्टर के पद पर कर सकती है? मेरे सामने अभी ये है इनका अभी लेटेस्ट जो अध्याचन जाता है अधीनस्थ लोक सेवा आयोग का है, उसमें अर्हता में लिखा हुआ है, उसकी एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उत्तराखंड से बाहर का कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल। 2018 में भी वही लिखा है कि नागरिक उसको केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि वो केवल उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए? कहाँ लिखा है? वही है।
बिल्कुल। अगर ऐसा है किया है तो चोर दरवाजे से किया गया, वो कर उत्तराखंड की सरकार नहीं कर सकती थी। और अगर खोल रही है इस तरह से खोल रही है जिस तरह से छपा है, वो तो और भी घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए जो यहाँ पर ठेकेदारी कराते हैं, जो अपने यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपने रिश्तेदारों को यहाँ उत्तराखंड में फिट कराने या पहाड़ी राज्यों में कराते हैं, या बिल्कुल रावत जी, आपने सही कहा कि नागरिकता के आधार पर दिया जा रहा है, ना कि राज्य और प्रदेश के आधार पर दिया जा रहा है। बहुत सही कही बात आपने। लेकिन जिस तरीके से आलोचना की जा रही है इस फैसले की, इस पर बात की जाए तो अब किस तरीके से रुख लेता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आलोचना जैसी कोई बात होनी चाहिए। नागरिकता का आधार है, भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ, ये कहना घोर आपत्तिजनक है कि केवल बाहर के लोग जो यहाँ पर नौकरी करते हैं उनके आश्रितों को, ये कैसे हो सकता है? वो तो और भी आपत्तिजनक है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इलीगल है। रविंद्र वाल्मीकि जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया तो इसका उद्देश्य भी कुछ रहा होगा सरकार के मन में। देखिए, बिल्कुल ऐसे इस तरीके के फैसले बड़े अच्छे से जय सिंह रावत जी ने भी बताया है। मैं एक चीज और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, अभी पीछे स्वास्थ्य को लेके एक बड़ा फैसला हुआ था इस राज्य के अंदर जी, कि वेलनेस सेंटर और हॉस्पिटल, इस तरीके के नर्सिंग ट्रेनिंग उसको स्टाफ को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए तक निवेश करता है तो वहां पे 50% स्थानीय और 75% स्थानीय जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा, बाकी वह अपने हिसाब से रख सकता है। तो देखिए, आप किसी व्यक्ति को बाहर से लाके अगर किसी से निवेश करवाएंगे आप तो रोजगार और निवेश में फर्क है भाई। तो रोजगार के अवसर नहीं बन रहे हैं भैया। आप स्किल्ड व्यक्ति को लाके किसी का निवेश करा के और यहाँ के रोजगार के अवसर अगर बढ़ा रहे हो तो उसके दो फायदे हैं। एक तो रोजगार बढ़ रहा है और दूसरा हमारे यहाँ के युवाओं की स्किल्ड की जो मापदंड है वो और ज्यादा हाई जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ये इस प्रकार की अड़ंगे लगाना मुझे कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बाहर के राज्य के जो लोग हैं आवेदन करेंगे तो उत्तराखंड में जो युवा है उनके अवसर कम होंगे। देखिए ये व्यवस्था है। आप बताइए 200 करोड़ रुपए शहर के अंदर रखी गई है। अगर वेलनेस सेंटर या हॉस्पिटल या ट्रेनिंग वो तो उसमें अगर 75% हमारे यहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ को अगर यहाँ पे मिलेगा, अगर मान लीजिए वो ना आए निवेश तो फिर तो कुछ भी नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है। अगर बाहर से आके आ रहा है तो यहाँ के युवाओं को 75% और 50% नर्सिंग स्टाफ को आपको स्थानीय लेना ही पड़ेगा। आपके पास तो रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। पहले अगर 10 को मिल रहा था तो आप 50 के लिए और नए अवसर हो रहे हैं। शिषपाल जी, स्किल्ड की जो उसकी क्षमता है और भी यहाँ के युवा की बढ़ रही है, जो हो सकता है इस प्रदेश में काम करे, देश विदेश में जाके काम करे। आज स्किल्ड लेबर को लेके, स्किल्ड व्यक्ति को लेके, सीखे हुए व्यक्ति को लेके पूरी दुनिया के अंदर टोटा है। पूरी दुनिया हाथ लेती है। रविंद्र जी, शिषपाल जी बोलिए। देखिए श्रुति जी, भाजपा के प्रवक्ता मीठी मीठी बातें भले ही कर रहे हो, लेकिन प्रदेश के बेरोजगार नौजवान के हक पे डाका डालने वाला फैसला इनकी सरकार ले रही है। और ये वही सरकार है जिनके जो है शिक्षा मंत्री जो है अरविंद पांडे जी ने अपने बिहार और हरियाणा के रिश्तेदार जो है शिक्षा विभाग में भर्ती कर दिए थे। हरियाणा बिहार बच्चे जो है विधानसभा में और बेरोजगारों ने प्रमुखता से जिस प्रकार देश को बदनाम करने के लिए देने पे मजबूर हुई। अब फिर आप स्किल मार्केट को किस तरीके से नौजवानों के आज दुनिया में सबसे तेज तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो सरकारी नीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नेता काम कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले देखिए आपका रोजगार क्या और आपका काम कैसा हो रहा है। 4 दिन पहले नौजवान अभी दिल्ली में
शिषपाल जी, रविंद्र जी, एक एक करके बोलिएगा तो मुझे लगता है बातें भी समझ में आएगी। फोटो खिंचवा के अगले को उठा लिया जाता है। आपका कार्य है इस प्रकार से चक्रव्यूह की तरह उनको घुमाने का काम कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि आप प्रदेश के बेरोजगार नौजवान के साथ कब तक ये खिलवाड़ करेंगे? हमारे बेरोजगार नौजवान जब तक बेरोजगार रहेंगे अब तक हम उनके, ठीक है, हमारे पास समय सीमा कम है शिषपाल जी, ठीक है, अवसर कम होने की बात की जा रही है युवाओं की। फाइनल कमेंट 10-10 सेकंड के अंदर आप लोग दे दीजिए। रविंद्र जी, अवसर कम हो जाएंगे, इसी पर से बात करिएगा, बात बाकी कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, देखिए जिस प्रकार से कई रिपोर्टें हैं सांख्यिकी के आधार पे रोजगार के डाटा के अनुसार यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या लगातार कम हुई और देश में मेरे ख्याल से सबसे कम बेरोजगार अगर कहीं है तो इस प्रदेश में लगातार रोजगार के अवसर इससे बड़ा अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को लेके मैं इसमें उनका धन्यवाद करूंगा। लगातार इस क्षेत्र को, उत्तराखंड को विकास के पथ पर लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जय सिंह जी, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं के अवसर खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे प्रदेश में, फैक्ट के साथ जी। बेरोजगारी में उत्तराखंड का देश के 10 राज्यों में से एक राज्य जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी। एक बात जी, मेरा भाई रविंद्र से एक सुझाव है कि ये आर्टिकल 16 है, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, इसका सेक्शन 3 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे तो ये मौलिक अधिकार है रोजगार की समानता का, तो संसद कोई कानून बना सकती है, किसी राज्य विशेष को छूट दे सकती है। तो 4 राज्यों को छूट मिली हुई है, जैसे हिमाचल को भी मिली हुई है। अगर ये कहते हैं हमारा डबल इंजन की सरकार है तो भारत सरकार से कहें कि हमारे अब जो क्लास 3 की क्लास, ठीक है, जय सिंह जी, उन पर रिजर्वेशन के लिए हमको छूट दिला दो, लेकिन वो संसद हमें दे सकती है, वो कराओ। अगर डबल इंजन का है तो इस तरह से काम कराओ। ठीक है शिषपाल जी, अवसर कैसे कम होंगे, कितने कम होंगे? 10 सेकंड के अंदर आंसर करिएगा। हमारे प्रदेश में बेरोजगारों की फौज रहेगी तब तक हम अपने रोजगार पर किसी को भी डाका डालना नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पर मूल निवास की मांग लंबे समय से उठ रही है और सरकार उस मांग को मान नहीं रही है, क्योंकि अगर मूल निवास लागू हो जाता है तो राज्य के बेरोजगारों को हर रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन जो है ठीक शिषपाल जी, हमारे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। रविंद्र वाल्मीकि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। शिषपाल बिष्ट जी, आपका बहुत शुक्रिया। जय सिंह रावत जी, अपनी बातों को सही तरीके से रखने के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो अब क्या होता है, राज्य सरकार ने फैसला लिया है, रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, किस तरीके से सियासी बयानबाजी आगे रोजगार में खलल डालती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।